मेरी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। मेरे शौहर ने मुझे और मेरी फैमिली को सोने में तोल दिया। मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की खुद को तसव्वुर कर रही थी। इस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब रात को शौहर के बजाय लंबे चौड़े 4 आदमी मेरे कमरे में आए और इन सब ने बारी बारी से। दुबई में मेरी शादी हुई थी और मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर ने मुझे और मेरी फैमिली को सोने में तोल दिया। मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की खुद को तसव्वुर कर रही थी। इस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब रात को शौहर के बजाय लंबे चौड़े 4 अरबी मेरे कमरे में आए और इन सब ने बारी बारी मेरी बेहुरमती की। आप सुनिएंगे तो दिल दहल जाएगा। आज मैं बहुत खुश थी। आज मेरी रुखसती का दिन था। मेरे शौहर असद ने मेरे हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थाम रखा था और हम दोनों अपने घर से रवाना होकर एयरपोर्ट के अंदर कदम पड़ा चुके थे। मेरा शुमार इन चंद दुल्हनों में से था जो रुखसती के बाद सीधे 7 समंदर पार चली जाती हैं और वही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हैं। जहाज की सीट पर बैठी हुई मैं खिड़की से बाहर के नज़ारे कर रही थी और साथ साथ अपनी किस्मत पर भी नाज कर रही थी। आज से पूरे 6 महीने पहले मेरा और असद का निकाह हुआ था। असद ने रुखसती से पहले ही मेरे सारे कागजात तैयार करवा लिए थे और सादगी से मुझे रुखसत करवाकर आज अपने साथ दुबई लेकर जा रहे थे। मेरे सारे रिश्तेदारों के मुंह मेरी शादी पर खुले के खुले रह गए थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैं शादी होकर परदेश चली जाऊंगी और मेरा शौहर असद जवान और खूबसूरत लड़का होगा। जब माँ ने मेरा और असद का रिश्ता किया तो सभी लोगों का यही कहना था कि ससुराल कभी भी बहू को परदेश नहीं भेजेगी, लेकिन मेरे मामले में यह बात गलत साबित हुई थी। रिश्ता कराने वाली खाला शहजादी ने सच में बहुत ही बेहतरीन रिश्ता मेरे लिए ढूंढा था। असद ने मुझे बताया था कि इसका दुबई में एक अपार्टमेंट है और हमें सिर्फ वही जाना है। एयरपोर्ट से 2 से ढाई घंटे की फ्लाइट के बाद आखिरकार हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं शादी करके दुबई आऊंगी। सब कुछ एक खूबसूरत ख्वाब की तरह था, लेकिन मुझे यह खबर नहीं थी कि आंखें खुलते ही ख्वाब की तरह ये ख्वाब भी खत्म हो जाएगा। मेरे लिए असद के साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था जो हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन बनने वाला था और फिलहाल मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। अपार्टमेंट में दाखिल होते ही मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात जन्म लेने लगे। इतने बड़े अपार्टमेंट में हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। मिलन का वक्त करीब आने वाला था और मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अब तक मैं असद के साथ तन्हाई में कोई वक्त नहीं गुजार पा रही थी। असर के बाद मेरी रुखसत हुई थी और रात 11 बजे की मेरी फ्लाइट थी और इसी वक्त हम असद के अम्मा अब्बा के साथ ही बैठे हुए थे क्योंकि अब हमें पूरे 2 साल के बाद ही वापस आना था। इसलिए अपार्टमेंट पहुंचकर मुझे बहुत थकन महसूस हो रही थी। अपार्टमेंट बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। मैंने आलीशान अपार्टमेंट आज तक नहीं देखा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं ये गरीब घराने से उठकर सीधा महल में चली गई हूँ। हम जैसे गरीब लड़कियां तो ऐसा ख्वाब देखने से पहले कई बार सोचती। असद ने मेरी आंखों की चमक महसूस कर ली थी और मुस्कुराकर कहने लगे, अगर तुम मेरा जिंदगी भर साथ निभाओगी और हमेशा यूं ही ऐशो इशरत में रहोगी और हमें कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। इनकी बात सुनकर मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि मैं ज़िंदगी भर हर कदम पर इनका साथ दूंगी और इनकी हर बात मानूंगी। मैं असद से बहुत मोहब्बत करती थी और इनके करीब आई तो कहने लगे, पहले तुम तैयार हो जाओ और बेडरूम में जाकर बैठ जाओ। मैं शादी का तोहफा लेकर तुम्हारे लिए कमरे में आता हूँ। हर लड़की की तरह शादी की रात को लेकर तुम्हारे भी ऐसे ही ख्वाब होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी रह जाए। मैं चाहता हूँ कि जब तुम्हारा घूंघट उठे तुम तो हैरान रह जाओ। असद की बात पर मैं मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई और अपना सारा सामान खोलकर शादी का जोड़ा निकाला जो मैंने शाम को पहनना था। यह बहुत भारी सा सुर्ख रंग का जोड़ा था जो शादी पर असद के घर वालों ने दिया था। मैंने इसे दोबारा से पहन लिया और थोड़ा बहुत तैयार होकर बेड पर बैठकर असद से मोहब्बत का इजहार करने लगी। मैं सोच रही थी कि असद किस कदर अच्छे इंसान है जो मेरी छोटी सी छोटी खुशी का इस कदर ख्याल रख रहे हैं, वरना मैंने अपनी आयशा बाजी को शादी के बाद अब तक छोटी बड़ी खुशियों के लिए तरसते ही देखा था। आयशा बाजी के शौहर
मुराद भाई ना ही ढंग से कमाते थे और ना ही बाजी की ज़रूरतों और खुशियों की परवाह थी। इनकी वजह से ही तो अम्मा ने ये फैसला किया कि मेरी शादी पाकिस्तान में नहीं करेंगी, बल्कि किसी अच्छी जगह पर मेरी शादी करेंगी जो मुझे बाहर भेज दें, ताकि मेरा मुस्तकबिल संवर सके। अम्मा ने शहजादी खाला को साफ साफ कह दिया कि मेरे लिए किसी ऐसे बड़े घर का रिश्ता दिखाओ जो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो और अच्छा पैसा कमाता हो। उन्होंने किसी पाकिस्तानी से मेरी शादी हरगिज नहीं करनी थी। शहजादी खाला ने एक आर पार नजर मुझ पर डालते हुए कहने लगी, अरे बहन, अपनी रुखसाना के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल जाएगा। इतने कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों के लिए रिश्ते तलाश करना कौन सा मुश्किल काम है। आजकल तुम परेशान रहती हो। फरजाना, मैं इसके लिए तुम्हें बहुत अच्छे घर का लड़का दिखाऊंगी जिसकी नौकरी भी बहुत अच्छी होगी और वह अपनी रुखसाना को भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। शहजादी खाला की बात सुनकर अम्मा तो खुश हो गई, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई। मैं सिर्फ 19 ही साल की तो थी। अम्मा को ना जाने मेरी शादी की इतनी फिक्र क्यों सताने लगी थी। उन्होंने बहुत सारे रिश्ते कराने वाली आंटियों से मेरे रिश्ते की बात की हुई थी और शहजादी खाला भी इन्हीं में से एक थी। शहजादी खाला का नंबर अम्मा की किसी दोस्त के जरिए से अम्मा को मिला था और अम्मा की एक फ़ोन कॉल पर वो दौड़ी दौड़ी हमारे घर चली आई, जिसे अब तक इसने ना जाने कितने लड़के अम्मा को दिखा दिए थे, लेकिन अम्मा को कोई भी लड़का समझ में नहीं आता था। मेरी बड़ी बहन आयशा की शादी भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इसका शौहर बहुत कम कमाता था और इनका घर का गुजारा बहुत ही कम मुश्किल से हो रहा था। 2 दिन पहले ही आयशा बाजी हमसे मिलने के लिए आई थी तो वो अपनी किस्मत पर आठ आंसू रोई और इसी वक्त अम्मा ने फैसला कर लिया कि वो मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से करेंगी जो मुल्क से बाहर हो, बहुत अच्छी नौकरी करता होगा। मुझे लगा कि अम्मा ने वक्ती तौर पर यह बात की है, लेकिन जब बाकायदा तौर पर अम्मा ने शहजादी खाला से यह बात की तो मेरी जान निकल गई। मुझे तो अपना घर छोड़ने पर ही खौफ आता था। मैं समंदर पार कैसे जा सकती थी। शहजादी खाला की जाते ही मैं अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भाप गई और कहने लगी, अपनी बहन आयशा को देख लो कि किस कदर कसम परसे की जिंदगी गुजार रही है। बेचारी को शादी पर जो जोड़े मैंने दिए थे आज तक इन्हीं जोड़ों में है। मैं नहीं चाहती कि तेरा हाल भी आयशा जैसा हो, तुझे भी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़े। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दिल पर पत्ता रख लूंगी, तुझे परदेश भेजूंगी, मेरी नजरों से दूर रहेगी, लेकिन मुझे कम से कम इस बात का तो सुकून होगा तू एक अच्छी जिंदगी गुजारेगी, वरना आयशा को देखकर तो मेरा दिल ही कट जाता है। अम्मा के आगे मैं कुछ नहीं कह सकती थी, जबकि मैं कहना चाहती थी कि ये सबका अपना अपना नसीब होता और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ हासिल नहीं हो सकता। मगर मुझे यह मालूम नहीं था कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। 2 महीने की मुसलसल कोशिश के बाद शहजादी खाला एक दिन असद की तस्वीर हाथ में लिया हमारे घर चली आई। अम्मा को पहले ही नजर में सब पसंद आ गए। शहजादी खाला ने बताया कि इसकी दुबई में बहुत अच्छी नौकरी है और वही इसका ज़ाती अपार्टमेंट भी है और वह अपनी दुल्हन को भी शादी के बाद अपने साथ ले जाएगा। ये सुनकर तो अम्मा की खुशी की इंतहा न रही। इतना खूबसूरत और जवान लड़का और फिर इतने पैसे वाला। देखें, शहजादी खाला ने बताया है कि लड़का अपने शहर का नहीं है बल्कि इस्लामाबाद का है। इसके घर वाले भी वही रहते हैं। ये बात सुनकर अम्मा एकदम खामोश हो गई। अपने घर के लोग होते तो मामलात करने में आसानी होती। इस्लामाबाद तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं था और अम्मा को समझ ही नहीं आ रही थी कि दूसरे शहरों में शादी कैसे होगी। शहजादी खाला कहने की, इतना मत सोचो, तुम्हारी बेटी को इस्लामाबाद नहीं बल्कि यहाँ से सीधा दुबई जाना है। लड़के वाले खुद हमारे शहर आएंगे, सादगी से शादी करेंगे और यहाँ से अपनी रुखसाना असद के साथ दुबई चली जाएगी। तुम्हें कौन सा इस्लामाबाद जाना है जो मामलात करनी पड़ रही हैं। शहजादी खाला की बात सुनकर अम्मा कुछ राजी हो गई, क्योंकि अगर मुझे इस्लामाबाद भेजना ही नहीं था तो फिर वहाँ के मामलात करने की क्या ज़रूरत थी। शहजादी खाला ने लड़के की जिम्मेदारी ले ली तो इसे ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे तरीके से जानती है और लड़का बहुत नेक और शरीफ है। वो कहने लगी, मैंने अपने रुखसाना की तस्वीर उन्हें भेजी। इन्हें तो रुखसाना बहुत पसंद आई। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द निकाह करवा दिया जाए। वो लोग खुद आएंगे निकाह करवाने के लिए और इसके बाद जैसे ही अपने रुखसाना के कागजात तैयार हो जाएंगे तो असद खुद इसे यहाँ से रुखसत करवा के ले जाएगा। शहजादी खाला की बातें किसी सुहाने सपने की तरह मालूम हो रही थी। हम जैसे गरीब घरों में बड़े लोगों का रिश्ता आना नसीब वाली बात थी।
अम्मा कहने लगी, शहजादी बहन तुम रिश्ते की बात चलो, बाकी जो मेरी रुखसाना के नसीब में होगा वो मिल जाएगा। हफ्ता भी ना गुजरा था और मेरा रिश्ता असद के साथ पक्का हो गया। असद के अम्मा और अब्बा कराची आए हुए थे। उन्होंने ही अम्मा के साथ आकर सारे मामला तय किए थे। ना ही इन्हें जहेज की कोई लालच थी और ना ही हमसे कुछ चाहिए था। वो बड़ी सादगी से निकाह करना चाहते थे ताकि कागजात तैयार होते हुए हो सके। आयशा बाजी और मुराद भाई को जैसे ही हमारे रिश्ते का इल्म हुआ तो वह हमारे घर आ गई। मुराद भाई ने अम्मा को मना किया, इस तरह अनजान लोगों में रिश्ता ना करें, जाने लड़का कैसा हो, बाहर का क्या काम करता हो, हमें क्या मालूम। शहजादी खाला बस एक रिश्ता कराने वाली है, इसे अपने पैसों से गरज है, आप इसकी हर बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं। मुराद भाई की बात सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। गुस्से में कहने लगी, तुमने आज तक मेरी बेटी को कौन सा सुख दे दिया है, मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मैं इसके लिए तड़पती रहती हूँ। अच्छा है रुखसाना परदेश जाएगी और खुशी से अच्छी जिंदगी गुजारेगी, तुम्हें मेरी रुखसाना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम आयशा की फिक्र करो, यही काफी है। अम्मा की कड़वी बातों ने मुराद भाई का तो मुंह ही बंद कर दिया था। बेचारे मजबूर थे, जहाँ नौकरी करते थे वहाँ किसी न किसी वजह से इनकी नौकरी खत्म हो जाती, वरना शादी से पहले बहुत ही अच्छा कमाते थे, लेकिन शायद इनके सितारे गर्दिश में थे। अम्मा ने ना ही खानदान वालों को कोई बात सुनाई और ना ही मुराद भाई की किसी बात पर कान धरे। अम्मा को शहजादी खाला की बात पर इतना यकीन था और असद के माँ बाप भी बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे लोग मालूम हो रहे थे। इंटरनेट के जरिए मेरा और असद का निकाह पढ़ा दिया गया, दस्तावेज की तैयारी शुरू हो गई है। असद के माँ बाप वापस इस्लामाबाद चले गए थे, साथ ही मेरे कागजात भी ले गए, क्योंकि सारे दस्तावेज वही लोग तैयार करवा रहे थे। इनको 6 महीने बाद अब मेरी रुखसती के लिए आना था। 6 महीने जैसे ही पलक झपकते ही गुजर गए। इन 6 महीनों में असद ने बहुत दफ़ा अम्मा को भी फ़ोन किया और कई दफ़ा मुझसे बात की। वो वाकई बहुत अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। उन्होंने दुबई से मेरे लिए बहुत ज़्यादा तोहफे तवायब भी भेजे थे। अम्मा अपने फैसले पे बहुत खुश थी कि उन्होंने मेरे लिए हीरा चुन लिया है। कागजात तैयार होते रहे, दुबई से सीधे कराची आए और इनके माँ बाप इस्लामाबाद से कराची आ गए। असद अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। इनके माँ बाप ने मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मुझे अपनी बहू बना लिया। शादी पर इन लोगों ने मुझे बहुत ही कीमती जोड़े और मेरी अम्मा को भी एक सोने का हार दिया, साथ ही आयशा बाजी को भी सोने की बालियां बनाकर दी। मेरे खानदान वालों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत ऐसे खुल गई। खैर असद के घर वाले अपनी बात के पक्के नहीं रहे और जिस दिन मेरी रुखसती हुई इसी रात 11 बजे मैं जहाज में बैठकर दुबई के लिए रवाना हो गई। अम्मा ने मुझे बहुत सारी नसीहतें करके रुखसत किया था कि मैं असद के हर बात पर अमल करूं और इन्हें कभी नाराज नहीं करूं। मैं घूंघू डाले बिस्तर पर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि जब किस्मत में असद जैसा साथी लिखा हो तो वाकई जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। असद जैसे खूबसूरत मर्द के साथ आने वाले वक्त का सोचते ही मैं शर्म से लाल हो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने नजरें झुका ली। ना जाने मुझे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला था जो इस वक्त इतनी देर लगा रही थी। कदमों की आहट आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के करीब आ रही थी और फिर जैसे ही घूंघट उठाया तो मेरी तो चीखें ही निकल गई। मेरा घूंघट उठाने वाला असद नहीं बल्कि कोई 40-50 साल का अरबी मर्द था जो अपने गलत नजरों से मुझे और मेरे वजूद को देख रहा था। मैंने हक्का भक्का हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरा शौहर कहाँ है? तो वह खास कर कहने लगा, अब 2 घंटे के लिए मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे लिए इतनी खूबसूरत हो। इसकी तो बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो ये सब क्या कह रहा था? असल ये कि असद कहाँ था और ये आदमी कौन था? मुझे किसने इस आदमी के हाथों बेचा था? मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैंने खुद को इससे छुड़वाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बहुत बड़ा और ताकतवर था जिसके आगे मेरी एक ना चल सकी और आने वाले 2 घंटे मेरी जिंदगी के बदतरीन घंटे साबित हुए। खुतबत के जिन लम्हात का सोचकर मैं थोड़ी देर पहले शर्म से लाल हो रही थी, वही लम्हात मेरी जिंदगी के लिए क़यामत बनकर साबित हो रहे थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैं शर्म से ज़मीन में गिर जाती। 2 घंटे मेरे साथ रहने वाला वो अरबी मुझे छोड़कर चला गया और मुझ में इतनी सिक्कत भी नहीं थी कि मैं अपने बिस्तर से उठ जाती हूँ। दुबई की ये पहली रात मेरे लिए खबर की पहली रात जैसी थी, क्योंकि अजियत के लम्हात अभी ख़त्म नहीं हुए थे। 10 मिनट भी ना गुजरे थे कि दूसरा अरबी भी कमरे में चला आया। चीख चीख कर मेरे हलक में कांटे पड़ चुके थे और अब मुझे मज़ीद मजम्मत की भी हिम्मत नहीं थी। दूसरे अरबी ने भी अच्छा नहीं किया और फिर इसके जाने के बाद तीसरा अरबी कमरे में चला आया। मेरे वजूद से जान निकल गई थी।
मैं एक बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वो तीसरा अरबी कब किस वक्त चला गया, क्योंकि मैं अपने होश खो चुकी थी। जब सुबह मुझे होश आया तो बिस्तर पर मेरे साथ असद लेटा हुआ था। वो जाग रहा था और सिगरेट की कश लगा रहा था। इसे देखते ही रात का एक एक मंजर मेरे जहन पर दौड़ने लगा। मैंने इसे बाजू से पकड़ा और रोते हुए पूछा कि रात जो कुछ हुआ वो सब क्या था? मेरी इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया? मेरी बात सुनकर वो ऐसे जैसे नशे में हो प्यार से कहने लगा, मेरी जान, ऐसा भी क्या हो गया है जो तुम इतना हंगामा मचा रही हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ऐसे ऐशो इशरत में रहना होगा, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। बस तुम इसी तरह इन्हें खुश करती जाओ और फिर देखना हम कितने अमीर हो जाएंगे। मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। थोड़ी देर आराम कर लो, इसके बाद तुम्हें फिर काम करना है। हैरानी से इसको देख रही थी। वो ये सब क्या कह रहा है? ये ऐशो इशरत इन गलत कामों के नतीजे से थी, और इसके बाद अब मुझे कौन सा काम करना था? इसने मेरे चेहरे पर वो पहनकर अरबियों का दिल खुश करना है। जितना ज़्यादा तुम अपना काम दिल लगा के करोगे, इतना हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी खुशी और दिल से यह काम करो, ताकि हर अरबी हमको ज़्यादा से ज़्यादा दरहम दे सके। असद की इस बात ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे, अपनी बीवी का दाम लगाओगे, ऐसे छोटे लिबास में गैर मर्दों के सामने पेश करोगे। तुमने एक ही रात में 3 मर्दों से मेरा सौदा कर लिया। एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरे थप्पड़ के बदले इसने मेरे मुंह पे थूक दिया और कहने लगा, चाहता तो मैं भी तेरे मुंह पर थप्पड़ लगा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती कम करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता। जब तक तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा है, मैं लाखों कमा सकता हूँ, और तुम मेरे सामने ज़्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो, ऐसे जैसे तुम्हें मालूम ही ना हो कि तुम जैसी लड़कियों को पाकिस्तान से यहाँ क्यों लाया जाता है। क्या तुम्हारी माँ इतनी बेखबर थी कि इसने बिना सोचे समझे तुम्हें यहाँ भेज दिया? अब यह मत कहना कि तुम्हें यहाँ आने से पहले इल्म नहीं था। यहाँ तुम्हारे साथ ऐसा काम किया जाएगा, तुम्हारी माँ को बहनों को सोने में तोल दिया जाएगा, और शादी के नाम पर तुम लोगों को इतना कुछ दिया कि जो तुम्हारी औकात से कहीं ज़्यादा बाहर था। किसी को इतना कुछ ऐसा नहीं दिया जाता। तुम जैसी लड़कियों को दुबई आने की बड़ी ख्वाहिश होती है ना, और वो अपनी मर्जी से जानबूझकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी होती हैं। तुम भी अपनी मर्जी से यहाँ आई हो, मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया। तुम्हें और तुम्हारी माँ को दुबई की चमक धमक की ख्वाहिश थी ना, तुम जैसी लड़कियों को ये चमक धमक ऐसे ही मिलती है। असद ने लफ्ज़ों में मेरी रूह को ऐसे खंजर किया जैसे वो मेरा शौहर नहीं था। मैं इस पर भरोसा करके यहाँ आई थी, लेकिन वो तो सीधे लफ्ज़ों में मुझे एक ख्वाहिशा औरत कह रहा था। यह सच था कि मेरी माँ ने दुबई की लालच में असद से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि ये दुनिया किस कदर गंदी हो चुकी है। मैं असद के कदमों में गिर गई और रोते हुए इसे फरियाद की कि मुझे पाकिस्तान भेज दें, लेकिन मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो बगैर मुनाफा कमाए मुझे कैसे छोड़ सकता था। इसने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे करीब ही बाहर ले गया, जहां मुझे शार्ट ड्रेस पहनाया गया और ज़बरदस्ती इसे पहनाकर डांसलर पर खड़ा कर दिया गया। मेरा रोना धोना मज़ाहमत सब बेकार था, क्योंकि वहाँ सारी लड़कियाँ मेरी जैसी थी जिनको ज़बरदस्ती इस मुकाम पर पहुँचाया गया था। मैं जिस कदर मज़ाहमत करती, अरबियों को इस कदर मज़ा दूर इतना ही मेरे साथ गलत करते। मैं समझ गई कि मेरा चीखना चिल्लाना इन मर्दों को मजीद मेरी तरफ राग़िब कर रहा है, इसलिए मैं पूरी तरह खामोश हो गई, और फिर जो कुछ मेरे साथ होता रहा मैं बयान भी नहीं कर सकती। 15 दिनों तक मैं ऐसे ही रही। असद मुझे डांस बार में ले जाता, वहाँ मुझे नशे के इंजेक्शन लगाकर मदहोश कर देता, और फिर जिस अरबी को मैं पसंद आती वो मेरी मुँह मांगी कीमत अदा करके कुछ घंटों के लिए मुझे अपने पास ले जाता। 15-20 दिन में मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी ये बर्बादी इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मेरी खूबसूरती रहेगी। जिस दिन मेरी खूबसूरती ना हुई, मैं असद के लिए आमदनी नहीं बन सकती। और मैं दिन बाद मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई लड़की कभी आम हालात में भी नहीं सोच सकती। मैंने किचन में जाकर अपना आधा चेहरा ही जला डाला। मेरी चीखें आसमान पर थी, लेकिन ये दर्द इस दर्द से बहुत कम था जो मैं इतने दिनों से झेल रही थी। असद कहीं बाहर गया हुआ था। वो वापस लौटा तो मेरा चेहरा देखकर इसकी हालत ख़राब हुई। असद मुझे हॉस्पिटल ले गया,
लेकिन मेरा चेहरा इस कदर बुरी तरह जला गया कि डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सर्जरी होने के बावजूद भी पहले की तरह खूबसूरत नहीं हो सकता। असद ने घर आकर मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब कोई मेरी कीमत अदा नहीं करने वाला था। गुस्से की आलिम में इसने मेरा सामान बांधा और मुझे पाकिस्तान भिजवा दिया, क्योंकि अब मैं इसकी किसी काम की नहीं रही। मैं वापस जहाज़ में बैठी अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। मेरा चेहरा देखने वाला लायक नहीं था। महीने भर पहले की बात थी जब यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन सफ़र था, लेकिन अब यह बदसूरत बन गया था। एयरपोर्ट पर उतरकर मैंने वहीं से मुराद भाई को फ़ोन मिलाया था, क्योंकि मुझे इन्हीं का नंबर याद था, क्योंकि मेरी एक कॉल पर मुराद भाई एयरपोर्ट पर आ गए थे। मुझे देखकर इनकी भी चीखें निकल गई। इसके साथ मैं वापस अपने घर पहुंच गई। मेरी माँ को तो सख्ता हो गया था। इनके लिए इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था कि असद इतना बड़ा धोखेबाज निकल सकता है। मुराद भाई ने शहजादी खाला को पता करवाया, क्योंकि इन्हीं के जरिए से ये रिश्ता हुआ था, लेकिन शहजादी खाला तो अपना घर छोड़कर ना जाने कहाँ कब किधर चली गई थी। असद के इस्लामाबाद वाले घर का जो पता हमारे पास था वो भी घर किराए का ही था, और वहाँ कभी असद के माँ बाप रहे ही नहीं थे। कौन जानता था कि असद के असली माँ बाप कौन थे। इस बात को आज पूरा 1 साल होने वाला है। मैं अपना जला हुआ चेहरा और लटी हुई जिंदगी के साथ अपनी माँ की दहलीज पर बैठी हूँ। मेरी माँ तो इस दिन के बाद ऐसी खामोश हुई जैसे इनके मुंह में जबान ही ना हो। मुश्किल के इस वक्त में मुराद भाई हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बन गए और इनकी दोबारा नौकरी लग गई। हमारे पास असद के खिलाफ ना कोई सबूत थे और ना ही कोई ऐसा गवाह कि हम असद के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते। इसलिए मैंने अपना यह मामला अल्लाह की अदालत पर छोड़ दिया। मेरी सब माओं, बहनों और बच्चियों के वालिदैन से गुजारिश है कि अपनी बेटियों का रिश्ता बहुत सोच समझकर देखभाल के करें। परदेश की चमक धमक में अंधे होकर अपनी बेटियों को फरीद करके परदेश ना रवाना करें कि कहीं इनका अंजाम खुदा ना ख्वास्ता मेरे जैसा हो जाए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।